जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण देखेंगे, इसको गर्म करने पर होता क्या है ये देखेंगे, और इनका उपयोग क्या है और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब देखेंगे बेकिंग सोडा में हम लोग। तो बेकिंग सोडा को हम लोग, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। दोस्तों इसको खाने वाला सोडा भी हम बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूले से भी आप इसका नाम निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब यह देखेंगे हम लोग कि यह क्या है। यह एक दुर्बल सांक्षारक है दोस्तों, यह एक दुर्बल असांक्षारक है, यह एक दुर्बल असांक्षारक है। अब इसके निर्माण विधि में हम देखेंगे, तो निर्माण विधि में हम दोस्तों देख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करते हैं। तो निर्माण में हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जितने भी रासायनों का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी रासायन का निर्माण कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो कर रहे हैं लवण से। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोई ना कोई लवण। तो लवण में हम लोग ले लेंगे NaCl। ये क्या है हमारा दोस्तों, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। प्लस ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CO2। और उसके साथ में हम ले लेंगे H2O, जल ले लेंगे दोस्तों, H2O। और इसके साथ में हम क्या ले लेंगे दोस्तों, अमोनिया ले लेंगे। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, NH3। इतने यौगिकों का जब हम इतने रासायनों का अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो हमारा प्राप्त होता है बेकिंग सोडा। अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनेगा कैसे, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बनेगा कैसे। एक एक स्टेप दोस्तों समझते हुए चलिएगा ध्यान से। तो H2O को सबसे पहले देखेंगे कि इसको लिख क्या सकते हैं दोस्तों, HOH। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ये आगे वाला H, ये इसका प्लस पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन है, और ये OH हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अलग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, NH3, यहाँ पे NH, इस NH के साथ एक H इसमें से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H4। इनको अलग करेंगे। उसके बाद में यहाँ का इसका माइनस वाला पार्ट, इसका प्लस वाला पार्ट, इसका माइनस वाला पार्ट इसके साथ में चल जाएगा, NH4Cl। ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया दोस्तों। उसके बाद में प्लस में हमारा बनेगा, अभी हमारे पास बचा क्या क्या है ये देखेंगे हम। यहाँ पे प्लस वाले पार्ट में सोडियम बचा है, प्लस वाले पार्ट को हमेशा आगे लिखते हैं। Na बचा है हमारा। उसके बाद में यहाँ पे एक H बचा है, एक H लिखेंगे, प्लस CO2 बचा है, यहाँ पे CO2 बचा है, एक O यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा CO3 हमारा, NaHCO3। ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा का निर्माण। ये हुआ बेकिंग सोडा, और ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड दोस्तों। अब देखेंगे कि बेकिंग सोडा को खाना पकाते समय जब गर्म होता है तब क्या बनता है हमारा। तो यहाँ पे NaHCO3, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। जब खाना बनेगा तो ये कुछ ना कुछ पार्ट में टूटेगा, तो टूट के क्या बनता है दोस्तों, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे जब ये टूटेगा तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, Na सोडियम हाइड्रोजन और CO3, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये टूट के कितने पार्टों में डिवाइड होगा, अब ये देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे सोडियम Na, यहाँ पे CO3 है, ये CO2 हो जाएगा। इसमें से मतलब इसमें से 2 O निकल जाएगा, Na2CO3, ये हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। उसके बाद में H बचा है हमारा, और उसके बाद में ये टूटेगा हमारा H2O के रूप में। एक बार टूटेगा H2O के रूप में दोस्तों, और एक बार ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी टूटेगा, प्लस CO2। एक बार ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी टूटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो कम अणु हैं और परमाणुओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे परमाणु कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो अब देखेंगे हम बराबर होता है या नहीं समीकरण। यहाँ पे Na एक बार है, यहाँ 2 बार है, C यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, H कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, O 3 बार है,
2 1 3 3 6 बार है यहाँ पे, मतलब इससे डबल है उधर की साइड में, तो मतलब यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा खाना पकाते समय किस किस पार्ट में टूटता है, ये हमारा वियोजित होकर कितने पार्टों में टूटता है दोस्तों। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग, मतलब बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों अब उपयोग में देखते हैं इसका कि उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग कैसे होता है, तो ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल इन दोनों के मिश्रण से होता है। और दूसरा नंबर यह एंटासिड का संघटक है, मतलब जब हमारे पेट में कभी कभी मतलब कुछ अम्लीयता बढ़ जाती है तो पेट दर्द वगैरह होने लगता है, तो यह क्षारीय होने के कारण इसकी मतलब दवाई के रूप में भी काम किया जाता है। ये जब हमारे पेट में जाता है तो अम्ल और क्षार मिलके दोनों उदासीन हो जाते हैं और हमको राहत पहुंचाता है। और तीसरा देखेंगे अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में मतलब आग बुझाने के रूप में दोस्तों। उसके बाद में अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब धोने का सोडा। धोने का सोडा का निर्माण क्या कैसे होता है, इसका फॉर्मूला और इनके उपयोग देखते हैं। तो धोने का सोडा में इसको हम धावन सोडा भी साथ में बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। अब इनका निर्माण देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों। तो इसका निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा का निर्माण होता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसकी रासायनिक समीकरण कि इसका रासायनिक समीकरण कैसे निर्माण होता है इसका। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस H2O। अब इसका हम जब क्रिस्टलीकरण कराएंगे दोस्तों तब हमको धावन सोडा प्राप्त होगा। तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 × 10H2O। यहाँ पे थोड़ा दूर लिख लेंगे, सही से दिख नहीं रहा है दोस्तों। Na2CO3 × 10H2O, ये हो गया हमारा धावन सोडा प्राप्त। अब देखेंगे यहाँ जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। यहाँ जल के 10 अणु है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो यहाँ भी हम 10 लगा लेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा धावन सोडा का निर्माण। अब हम देखेंगे धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन व कागज उद्योग में होता है। कांच, साबुन और कागज के फैक्ट्रियों में इनका उपयोग किया जाता है साफ सफाई में। उसके बाद घरों में साफ सफाई के लिए, घरों में साफ सफाई करते हैं दोस्तों, उसमें भी इनका उपयोग होता है। उसके बाद में जल में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो इसका उपयोग करते हैं जल में अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा धावन सोडा। अब देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए चलते हैं अगले पेज पर अपने। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में हम POP भी बोलते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे CaSO4 × 12H2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaSO4 × 12H2O। तो इसका निर्माण दोस्तों कैसे होता है, आइए भी विद देखते हैं। तो दोस्तों जिप्सम जो होता है दोस्तों, जब इसको 373 कैलोरी या 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 373 कैलोरी या 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है दोस्तों, तो यह अपने जल के अणुओं को त्याग देता है। मतलब जब गर्म किया जाता है तो भाप बनकर जल उड़ जाते हैं और यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट को ही हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, मतलब आधा, अर्धहाइड्रेट का मतलब आधा होता है। यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है, मतलब जिप्सम से यह बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaSO4 × 2H2O। जब इसको गर्म किया जाता है
जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको गर्म किया जाता है दोस्तों तो इसमें से 1.5 जल के अणु उड़ जाते हैं और ये बचता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब इस सफ़ेद चूर्ण को, मतलब ये हमारा पर्याप्त होता है सफ़ेद चूर्ण के रूप में, जब इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाया जाता है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाते हैं दोस्तों, तो यह पुनः जिप्सम बन जाता है। मतलब जल उड़ गया था, फिर से जल मिला दिया तो पुनः वही बन जाता है हमारा दोस्तों। अब आइए देखते हैं, मतलब इसमें जल मिलाते हैं तो यह रासायनिक अपक्रिया कैसे करता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस जल मिला रहे हैं हम, प्लस H2O इतना हम मिलाए तो दोस्तों ये हमारा बदल जाता है फिर से अपना जिप्सम के रूप में। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ पे CaSO4 वैसे उतर जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जल के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आधा अणु है। मतलब आधा अणु और लाएंगे तो 1 होगा, 1 अणु और होगा, और 1 अणु और लाएंगे तो 2 अणु हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1.5 अणु की जरूरत है हमको, तो 1.5 अणु हम लगा देंगे जल के। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इनका उपयोग किन चीज़ों में लाया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थित करने में। दोस्तों जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है, हाथ या पैर या कहीं की भी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए, मतलब कहने का मतलब है वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। उसके बाद में खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, ये दोस्तों देखने में, मतलब खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, सजावट का सामान बनाएंगे दोस्तों तो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक लगता है दोस्तों, तो इसका उपयोग हम खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में भी करते हैं। उसके बाद दीवार की सतह को चिकना बनाने में, मतलब जैसे प्लास्टर व्लास्टर करते हैं दीवार में, तो उसी तरह दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आता है क्रिस्टलन का जल किसे बोलते हैं। क्वेश्चन आता है क्रिस्टलन का जल किसे बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रिस्टलन का जल बोलते किसको हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब एक यौगिक दिया गया है उसमें उसकी बात हो रही है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। मतलब कोई यौगिक दिया गया है, वो है हमारा लवण, और उसमें जितना परसेंटेज जल रहेगा, जितने अणु रहेंगे जल के, उसी को हम क्रिस्टलन के जल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे CuSO4 इंटू 5H2। यहाँ पे 5 क्या है दोस्तों, ये निश्चित मतलब जल के अणु हैं, मतलब 5 अणु जल के हैं। यही है हमारा क्रिस्टलन का जल, मतलब इसी को हम क्रिस्टलन के जल बोल सकते हैं। यहीं पे दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चैप्टर मतलब समझ में आया होगा, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।